ठीक है, January 2021, a student investigated the superposition of water waves in a ripple tank. There are two sources of wave S1 and S2 which are in phase. ठीक है, ये दोनों सोर्सेस शुरू में इन फेज हैं. वो कह रहे हैं the diagram shows the position of the successive crust of each of the wave at an instant in time. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्रस्ट है वेव के, ये सारे क्रस्ट हैं वेव के. ठीक है, यानी ये वेव कुछ इस तरीके से, अगर मैं आपको समझाऊं, ये क्रस्ट क्रस्ट क्रस्ट, ये बीच में ट्रफ. ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे. ठीक है, अब वो सवाल कर रहा है एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ सुपरपोजिशन टेकिंग प्लेस एट पोजीशन ए एंड बी ऑन डायग्राम. सो भाई पहले तो बी पे समझ लो. बी पे इस वाली वेव का क्रस्ट गुजर रहा है क्रस्ट इस पॉइंट के ऊपर. और जो दूसरी वाली वेव है ना, ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव, इस वाली वेव का यहाँ पर ट्रफ गुजर रहा है. समझ में आ रही ट्रफ? सो ये क्रस्ट एक का दूसरे का ट्रफ, एक का क्रस्ट दूसरे का जो ट्रफ है इस पॉइंट पर है. इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. याद रखना, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है जब दोनों का फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री है. ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. ए पे आओ, सो ए पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के. क्यों? क्योंकि इस वाली वेव का भी जो S2 से आ रही है, ठीक है, सोर्स 2 से आ रही है, इसका भी यहाँ पे ट्रफ है. ठीक है, और जो वेव सोर्स 1 से आ रही है, ये सोर्स 1 से जो वेव आ रही है, इसका भी यहाँ पे ट्रफ है. तो दो ट्रफ यहाँ पे मिलेंगे तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या होगा? वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थोड़ी होगा, वो भी कंस्ट्रक्टिव होगा. समझ में आ रही है? सो इसका मतलब बी पे डिस्ट्रक्टिव है और ए पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है. समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ए के लिए 4 मार्क्स का है. सो पहले मार्क तो हम ये बताएंगे, एक मार्क तो हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बोलने पे. ठीक है, सो देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये ए है तो कंस्ट्रक्टिव होगा. हाँ, ए पे कंस्ट्रक्टिव है. ठीक है, तो देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब ड्यू टू अब इस पे रीजन बताएं. ठीक है, ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव, ड्यू टू पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा, या तो लैम्डा बता दें. ठीक है, आप ड्यू टू पार्ट डिफरेंस विच इज द मल्टीपल ऑफ लैम्डा. का पार्ट डिफरेंस कितना है आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है, एक ही बात हो रही है. देखिए, ये एक जा रही है वेव, एक वेव यहां से जा रही है. तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये आपका बनेगा. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका बनेगा वेवलेंथ लैम्डा. फिर यहां से ये लैम्डा, फिर यहां से ये लैम्डा, फिर यहां से ये लैम्डा, और फिर यहां से लेकर यहां तक ये हाफ ऑफ लैम्डा. टोटल कितना बना? लैम्डा 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 लैम्डा, 4 लैम्डा और हाफ. ये बन गया आपका 4.5 लैम्डा. समझ आ रही बात? ऊपर से देखिए, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा, ये हो गया लैम्डा. तो 1 2 3, और ये क्या है? ये है हाफ लैम्डा. सो ये हो गया 3.5 लैम्डा. अब जरा पार्ट डिफरेंस तो चेक करिए यार, करिए. तो ये हो गया 4.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू लैम्डा. सो पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा है. आ रही बात समझ में? इफ द पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा और मल्टीपल ऑफ लैम्डा, then obviously there will be a constructive interference. Is that clear? समझ आई बात? So there is a constructive interference due to the path difference of lambda. समझ में आई बात? Clear? यही चीज नीचे लिख दें. There is a destructive, अच्छा नहीं, यहाँ पे लिखना भी तो पड़ेगा, वो लिखा भी तो नहीं. At A, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, बल्कि सॉरी लिखा हुआ है. ठीक है, there is a destructive interference. ठीक है, due to the path difference of, जी कितना पार्ट डिफरेंस होगा?
3/2 लैम्डा या 1.5 लैम्डा। आ रही बात समझ में? करके देख लीजिए आप। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाइए, खुद करिए, चेक करिए, यहां से लेकर यहां तक, ये बी तक आप जाइए, यहां से लेकर यहां तक बी तक जाइए आप, देखिए 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब पार्ट डिफरेंस निकालिए, 5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, 3/2 लैम्डा। समझ में आ रही बात? ये करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ड्यू टू द पार्ट डिफरेंस ऑफ 1.5 लैम्डा। सही है? समझ आ गई बात जी बच्चों? यस सर, क्लियर। आप यस सर। हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, और भी क्वेश्चन है, जैसे ये भी एक क्वेश्चन है, इधर देख लो, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है? इसके बाद फिर हम आगे वाले पार्ट्स पे चलेंगे इसके, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, बिल्कुल टू सोर्स इंटरफेरेंस की तरह है, सिलेट एक्सपेरिमेंट जैसे होता है ना, वैसे ही टू सोर्स, ये दो सोर्सेज है लाउड स्पीकर की 1 और 2, दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर लें, डी से या ए से रिप्रेजेंट कर लें। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना, लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन डी, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम ए कहते हैं, सोर्स सेपरेशन कह लीजिए चलिए। और यही फॉर्मूला जब हम डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा या डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा यूज करते हैं, तो इस डी को, ये डी और ये एक ही चीज होती है, इसको हम स्लिट सेपरेशन कहते हैं, या सोर्स सेपरेशन में आप इधर भी कह सकते हो उसको। सो ये ए और डी ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो ये हो गया, ये जो हो गया ना, ये डिस्टेंस, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? इस फॉर्मूले में जो ये डिस्टेंस है ना बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, ठीक है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? कह रहा है अ टीचर सेट अप अ सिग्नल जनरेटर, ये रहा सिग्नल जनरेटर, connected to two loudspeakers as shown. This apparatus was used to determine the speed of the sound in air in an open space. And a measuring tape was positioned along the ground XY. ये XY पे एक पोजीशन कर दिया इन्होंने मेजरिंग टेप को, इंच टेप वगैरह जिसे हम कहते हैं ना, वो मेजरिंग टेप इन्होंने यहाँ पे लगा दिया, विच वॉज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द टू लाउड स्पीकर। इस तरह से इंच टेप लगा दिया ऐसे करके, ठीक है? द सिग्नल जनरेटर वॉज सेट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, सिग्नल जनरेटर की फ्रीक्वेंसी। द स्टूडेंट वॉक्ड along the XY, ध्यान से सुनना, the student walked along the line XY. As they walked, they heard a series of loud and quiet sound. Loud sound का मतलब हुआ कि उसने मैक्सिमा देखा है, मैक्सिमा का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आप लोग को पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो तब होता है जब क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ मिले, और मोस्टली हम इस जगह पर एन लैम्डा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं डी साइन थीटा का। अगर शुरू में दोनों वेव्स इन फेज हैं तो हम यहाँ पर एन लैम्डा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, भूलिएगा मत। क्वाइट साउंड में क्या होगा? क्वाइट साउंड वहां पर होती है जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ लगता है, या एक का ट्रफ दूसरे का क्रस्ट लगता है, और फॉर्मूला एन प्लस हाफ लैम्डा वाला यूज होता है। अब वो कह रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, यानी ऐसे चल रहा है यहां से, यानी वो इस लाइन पे ऐसे चल रहा है, और सीरीज ऑफ, ठीक है, ही हर्ड अ सीरीज ऑफ लाउड साउंड एंड क्वाइट साउंड, ऐसे कभी लाउड सुन रहा है, कभी क्वाइट सुन रहा है, कभी लाउड कभी क्वाइट, कभी लाउड कभी क्वाइट, ऐसे, और यूं चल रहा है उस मेजरिंग टेप के ऊपर। एट ओ द स्टूडेंट्स हर्ड अ लाउड साउंड, ओ पे लाउड साउंड सुनाई देगा, मतलब बच्चे को पता है यार, पार्ट डिफरेंस 0 है। देखो ना, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस, इसका पार्ट डिफरेंस 0 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। एनीवेज, एक्सप्लेन व्हाई स्टूडेंट हर्ड अ लाउड साउंड एट ओ। क्यों? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। क्यों? पार्ट डिफरेंस 0 है। क्यों? क्योंकि वेव्स आर इन फेज है। ये तीन बातें हैं। यहाँ पर ये जो वेव ऐसे निकल के आती है, यूं निकल के आ रही है, तो यहाँ पर भी वेव यूं निकल के आ रही है। सो देखो, खैर ऐसे बताते हैं, ऐसे बनाते हैं। अरे यार,
अभी दो वेव्स निकल के आ रही हैं, जो दोनों वेव्स यहाँ पर आके अपना क्रस्ट से क्रस्ट मिला रही हैं या ट्रफ से ट्रफ मिला रही हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों वेव्स क्या है, इन फेज हैं। ठीक है, अगर दोनों वेव्स के क्रस्ट से क्रस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिलते हैं तो दोनों वेव्स इन फेज हैं, और दोनों वेव्स का पार्ट डिफरेंस आपका अगर लैम्डा या लैम्डा का मल्टीपल है, 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इसका मल्टीपल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसलिए उसको यहाँ पर जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगी, आवाज तेज सुनाई देगी। बच्चों वाली बात है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर। और दूसरी तीसरी सबसे अहम बात, तीसरी सबसे अहम बात, इधर से लेकर इधर तक और इधर से लेकर इधर तक जो वेव ट्रेवल करेगी दोनों सेम डिस्टेंस है। मान लो, मान लो अगर वेव जो है यहाँ पर 3 लैम्डा कवर करेगी तो यहाँ पर भी 3 लैम्डा कवर करेगी, तो 3 - 3 करो 0, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाता है सेंटर में, पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा हो जाता है। तो जो भी वेव है जितना लैम्डा यहाँ से कवर करेगी उतना यहाँ से कवर करेगी, कि दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3 - 3 करो तो 0 लैम्डा आता है, तो पॉइंट ओ पे जाके पार्ट डिफरेंस 0 हो जाता है। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर है। Yes, क्लियर sir. सर। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, कैन एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट हर्ड अ लाउड साउंड, लिख लेंगे भाई, जो लिखना होगा लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, एज या बल्कि ड्यू टू द पाथ ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है, इज 0 एट ओ, ठीक है, there will be a constructive, there will be a constructive interference, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, चाहो तो रीजन बता दो, ठीक है, रीजन भी बता सकते हो। ठीक है, या इस आ रही बात समझ, एक वक्त एक और रीजन रह गया, hence the two waves are in phase at O। क्लियर है, ये 3 पॉइंट्स हैं, वेव्स इन फेज है, पार्ट डिफरेंस 0 है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। 3 बातों पे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, as a student moves from O towards Y, the sound became quieter until a minimum was reached। समझ में आई बात, a minima was reached, यानी कि यहां से ये बंदा आगे की तरफ बढ़ा, ध्यान देना, यहां से ये बंदा आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, ये सब हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। कह रहा है कि बंदा यहां से आगे बढ़ा, यहां से एक पॉइंट ऐसे कहीं आगे बढ़ा, तो उसको मिनिमा अचीव हुआ। मिनिमा अचीव होने का क्या मतलब है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आ रही बात समझ में, ही यहां पर मिनिमा अचीव हुआ, यानी सेंटर में अगर आप फॉर्मूला एन लैम्डा वाला यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, और एन की वैल्यू आपकी 0 होती है, ठीक है, क्योंकि 0 ऑर्डर है ये, ठीक है, ये 0 ऑर्डर होता है सेंटर में। तो जब आप यहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो अब आपको यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाई देगा, यानी मिनिमा दिखाई देगा। ये मैक्सिमा था, ठीक है, इस मैक्सिमा का ये 0 ऑर्डर है बिल्कुल सेंटर में। फिर उसके बाद मैक्सिमा के बाद आपका आता है मिनिमा, ठीक है, ये मिनिमा आपका पहला मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, सेंटर में नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है। याद रखिए, फिर से सुन लीजिए, जो सेंटर में आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था वो 0 ऑर्डर का मैक्सिमा था, इससे जैसे ही थोड़ा सा आप ऊपर चलेंगे ये बनेगा आपका मिनिमा, ठीक है, और ये मिनिमा आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है,
अब ये फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन यहां पर भी n की वैल्यू आप 0 ही रखेंगे, n की वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, और फार्मूला आपका अप्लाई होगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा वो भी आपको बता देता हूं। इसके लिए फार्मूला अप्लाई होगा n प्लस हाफ लैम्डा वाला, और n की वैल्यू यहां रखेंगे आप 0। ठीक है, फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर आपका आएगा एक और मैक्सिमा, और यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे अबव 1। ये n 0 था, अब यहाँ से जंप मार के इधर आए n1, फिर जंप मार के ऊपर जाएंगे n2, फिर जंप मार के ऊपर जाएंगे n3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। समझ आ रही है? ये बीच में मिनिमा है, इसका n 0 है, n प्लस हाफ लैम्डा यहाँ पे आप रखेंगे। फिर आपका आएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा में n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, और फॉर्मूला यूज करेंगे आप n लैम्डा वाला। ये कब इस्तेमाल होगा? जब शुरू में दोनों की दोनों सोर्सेज आपस में इन फेज है, ये इन फेज है, ये भी और ये भी आपस में इन फेज है। इन फेज का क्या मतलब है, जरा समझिएगा। अगर इसमें से वेव ऊपर से निकल रही है, ऐसे निकल रही है, तो इधर से भी वेव ऊपर से निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब है ये और ये दोनों इन फेज है। अगर ये होता कि यहाँ वेव ऊपर निकलती, यहाँ से ऊपर निकलती, और यहाँ से वेव नीचे से ऐसे निकलती, तो अब ये दे आर आउट ऑफ फेज। अब ये फॉर्मूला, ये दोनों फार्मूले एक्सचेंज हो जाते, एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते। ये फार्मूला मैक्सिमा के लिए चला जाता, ये वाला फार्मूला मिनिमा के लिए आ जाता। ये बात याद रखिएगा, कि शुरू में जब ये दोनों वेव्स आपस में इन फेज हैं, जब इन फेज होंगी तभी ये फार्मूले अप्लाई होंगे। अगर ये आउट ऑफ फेज होंगी तो ये फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे, मतलब ये एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे, अगर शुरू में ही आउट ऑफ फेज हो जाए तो। याद रखिएगा। अब उसने क्या सवाल किया, पढ़ें। वो क्या कह रहा है कि अच्छा, एक और बड़ी गहरी बात बतानी है। इस मैक्सिमा से लेकर, इस सेंट्रल मैक्सिमा से लेकर मिनिमा तक, आप यहां से यहां चले आगे बढ़े। अब आप मुझे बताइए, ध्यान दीजिएगा, अगर जब यहां से अब यहां तक गए, तो आपकी बात जब आप फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला आपका कौन सा था, याद करें। फार्मूला था आपके पास डी साइन थीटा, एक था एन प्लस हाफ लैम्डा, एक तो ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है, और एक था डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तब आप मुझे बताइए, जब हम यहां से चलते हुए मिनिमा पे पहुंचेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला कि ये वाला? जल्दी बताइए, विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? कौन बताएगा? एन प्लस हाफ लैम्डा। ऑब्वियसली एन प्लस हाफ लैम्डा वाला यूज करेंगे। बेटा नहीं समझ आया तो पूछ लो। हाँ सर। हाँ ना, तो खुद सोचो, मिनिमा पे ये फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और मैक्सिमा के लिए। तो जब तुम यहां से जंप मार के मिनिमा पे आ गए, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? जाहिर है ये वाला लगेगा। अब सुनो, यहाँ पर आगे जाके तुम क्या पुट करोगे, यहाँ पे n को तुम क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। जैसे ही तुमने n को 0 पुट कर दिया, तो देखो यहाँ पर क्या बचा, 0। n तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डी साइन थीटा की वैल्यू है ना, यानी जिसको आप पार्ट डिफरेंस कह रहे थे, इसको आप पार्ट डिफरेंस कह रहे थे, ये जो पार्ट डिफरेंस था, ये डी साइन थीटा क्या है, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। यानी इस वेव ने कुछ फासला तय किया, कुछ इसने तय किया। ठीक है, इसने कितना एडिशनल डिस्टेंस तय किया इसके कंपैरिजन में, ठीक है, वो है डी साइन थीटा, दैट इज कॉल्ड पार्ट डिफरेंस। तो ये जो पार्ट डिफरेंस तय हुआ है, पार्ट डिफरेंस का क्या मतलब है भाई, ये फर्स्ट करो, इस वेव ने तय किया फॉर एग्जांपल 7.5 लैम्डा, उसने कवर किया 7 लैम्डा, तो 7.5 से 7 लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कराओ तो तुम्हारे पास बचेगा हाफ लैम्डा, ये रहा वो हाफ लैम्डा। समझ में आई बात? और यही बराबर होता है डी साइन थीटा के। क्लियर हो गई बात या नहीं, समझ में आई या नहीं आई आप लोग को? बच्चों क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। वो कह रहा है कि वन स्टूडेंट, अब पहले तो ये समझो कि द सेकंड बिकम एज द स्टूडेंट मूव फ्रॉम ओ टुवर्ड्स वाई, द सेकंड बिकम क्वाइटर until a minimum was reached. One student stood still at minimum point while another student recorded from measuring tape the distance from O at which this occurred. आ रही बात समझ में? He recorded this as 84 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है? उसने इसको रिकॉर्ड किया एज एन 84 सेंटीमीटर। फिर से समझ लेना, ठीक है, समझ में क्या आ रही है बात जी?
एज द स्टूडेंट मूव फ्रॉम ओ टूवर्ड्स वाई, द साउंड बिकम क्वार्टर अंटिल अ मिनिमम वाज रीच। ठीक है, उसने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया, साउंड क्वार्टर होती चली गई अंटिल अ मिनिमम साउंड रीच कर गई। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर जब वो यहाँ गए तो वो हाफ लैम्डा का फर्क आया होगा दोनों वेव्स में, पार्ट डिफरेंस में। यहां से लेकर यहां तक जब गई तो इसमें और इसमें पार्ट डिफरेंस में हाफ लैम्डा का फर्क आ गया, आवाज बिल्कुल मिनिमम सुनाई दे रही है। अब आगे क्या कह रहा है, वन स्टूडेंट स्टूड स्टिल एट मिनिमम पॉइंट, एक बच्चा उधर ही मिनिमम पे खड़ा रहा, while another student recorded from measuring tape, दूसरे स्टूडेंट ने मेजरिंग टेप से रिकॉर्ड किया द डिस्टेंस फ्रॉम ओ एट विच दिस अकर्ड, यानी उस ओ से लेकर उस मिनिमम तक का डिस्टेंस रिकॉर्ड किया कि जो कि 84 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ में, यानी उसने रिकॉर्ड किया, ठीक है, मेजरिंग टेप से। सो ये डिस्टेंस 84 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया। समझ आ रही है आप लोग को या नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये 84 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। बच्चों समझ आ रहा है? Yes. ये 84 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। मतलब पूछ क्या रहा है भाई, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। काफी टेक्निकल सवाल है। वो लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। देख, इस पोजीशन से यहां तक लेते हैं एक लाइन, और इस पोजीशन से यहां तक लेते हैं एक लाइन। ठीक है, एक बात बताना, 5 में से 0.84 निकालो, क्या आंसर आता है? बल्कि नहीं, हाफ करो 5 का, 2.5, 2.5 प्लस 0.84 करो, क्या आंसर आता है एक दफा? 2.5 माइनस का 0.84 करो। ये दोनों आंसर बता, 1.66 ऊपर आएगा नीचे आएगा, ऊपर आएगा 1.66 और नीचे क्या आएगा? सर, नीचे वाला 1.66 है। माइनस करने पे। जी जी। ठीक, मैं समझ गया सवाल कैसे। नीचे वाला ऊपर वाला 3.34। 3.34। श्योर ऐसे ही है? Yes. हाँ, हो गया सवाल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, ये सब हटा रहा हूं यहां से, ये सब हटा रहा हूं, ये सब कुछ हटा रहा हूं। इधर देखो, देखो समझो, इधर देखो। उसने कहा था कि यहां से 84 सेंटीमीटर जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहां आपको सुनाई देखा देगा मिनिमा। अब मुझे पता है कि सेंटर में ये डिस्टेंस होता है 2.5, आधा होता है 5 का, यानी ऊपर भी 2.5, नीचे भी 2.5। ठीक है, तो मुझे ये बात तो पता है, तो मैं सेंटर पे एक लाइन खींच देता हूँ, ग्रीन लाइन, कि ये ओरिजिन है, और यहां से नीचे ये पूरा 2.5 है, और यहां से ऊपर भी 2.5 है। ठीक है, अब ये लाइन 84 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.84। ठीक है, अब देखो ये है 2.5, ये है 2.5, ये भी है 2.5 मीटर्स में। तो ऊपर वाले में से 2.5 में से 0.84 निकालूंगा ना, तो ये यहां तक का डिस्टेंस आएगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? यानी ये डिस्टेंस पूरा, ध्यान देना, ये डिस्टेंस पूरा 2.5 है, यानी ये डिस्टेंस पूरा 2.5 है। इस 2.5 में से ये 0.84 निकाल दूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आएगा। आई समझ के नहीं आई? Yes, sir. जी सर। तो मैं ये वाला डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, लगता है भाई बाहर जगह दिमाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2.5, ठीक है, माइनस का 0.84, कि क्या बताया तुम लोगों ने? 2.5 माइनस 0.84, 1.66। 1.66 मीटर। और नीचे वाले में जाहिर सी बात है, ये 2.5 है तो इसमें 0.84 ऐड होगा, तो ऐड होने पे हमारी वो वैल्यू आएगी। नीचे वाले में ऐड क्यों होगा वो भी सुन लें। ठीक है, तो नीचे वाले में आप अगर ऐड करेंगे ये ओवरऑल डिस्टेंस, ठीक है, यानी
मैं अगर आपको बताऊं यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस आपका, ये पूरा डिस्टेंस ये आएगा 2.5 प्लस 0.84 इज इक्वल टू 3 पॉइंट क्या आएगा 34। 3 तो ये है 3.34, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। और ऊपर का जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक वो भी मैं इंडिकेट ही कर देता हूं। समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर है बच्चों? समझ आ गया? यस सर। अब Yes, मुझे sir. निकालना क्या है, मुझे इस वाले का डिस्टेंस निकालना है, ध्यान देना, इस वाले का डिस्टेंस निकालना है और मुझे इस वाले का डिस्टेंस निकालना है। और दोनों डिस्टेंस का जब डिफरेंस लूंगा तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो? आ रही बात समझ में? Yes. मुझे उसका पार्ट डिफरेंस निकालना है, वो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा इसके और इसके डिफरेंस के इक्वल आएगा पार्ट डिफरेंस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर? Clear, sir. अब मैं पहले ये नहीं, इसका कोई भी नाम रख दो, इसका नाम रख दो D1 और ये D2, ठीक है। और D2 में से D1 निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस आएगा। और पार्ट डिफरेंस आपको पता है यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव के डिस्ट्रक्टिव? बोलिए कौन सा इंटरफेरेंस है? मिनिमा बन रहा है। डिस्ट्रक्टिव। D और star. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस आपका मैंने पहले ही बताया था हाफ लैम्डा है। तो आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस आएगा उसको यहां रखिए, उसको इक्वेट कराइए हाफ लैम्डा से, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, वहां से लैम्डा निकल के आ जाएगा। अच्छा है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलें लेट्स सी करते हैं इसको। सबसे पहले D2 निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कैसे? ये डिस्टेंस है 3.34, ये डिस्टेंस है 3.00, तो यहाँ लिख देते हैं 3.00। आ रही बात? ठीक है, फॉर D2 3.34 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर रूट करें D आएगा, D2 आएगा। तो यहां लिखेंगे फॉर D2, ठीक है, D2 के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 3.34 का स्क्वायर प्लस 3.00 का स्क्वायर। जी क्या आंसर आता है? 4.489. 4.49. 4.489 का मतलब 49 कर देते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। और अगर D1 की बात करें तो D1 क्या हो जाएगा? मजेदार क्वेश्चन था यार, मजा आ रहा है इसे करने में वाकई, और कुछ नया करते हैं मजा आता है। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देख लीजिए, तो ये डिस्टेंस आपका 1.66 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1. ठीक है, 1.66 का स्क्वायर प्लस 3.00 का स्क्वायर। जी 3.4. 3.43. ये किस लड़की ने जवाब दिया था पहले? क्या नाम है बेटा आपका? हम लोग हमना। हमना क्या बताया आपने? 3.43 3.43. मीटर। क्लियर है? सही है, 3.43 और ये 4.49, ये दो आ गए। अब आप लेंगे पार्ट डिफरेंस, ठीक है। अब आप निकाल लें D2 माइनस D1 करें तो आपके पास क्या वैल्यू देगा वो? 4.49 माइनस 3.43, और इसको इक्वेट कराएंगे आप हाफ लैम्डा से, और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जी क्या वैल्यू आई, जरा सब्ट्रैक्ट करें। 1.06. सर लैम्डा की वैल्यू है 2.12. क्या ये 12. 2.12 मीटर? Yes. नाउ यू हैव टू यूज V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, 160 मल्टीप्लाई बाई 2.12। जी 3 point sorry 339। 39 एक मिनट 339.2.
सो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 339 हो गया। ये राउंड ऑफ लाजमी करना पड़ेगा आपको आखिर में रिजल्ट को। समझ में आ गई बात? अच्छा सवाल था, मजेदार क्वेश्चन था। आप लोग ये वाला क्वेश्चन, द टीचर suggested using a microphone connected to an oscilloscope to determine where the loud and quiet zones were located along the line XY. She said that this method would result in much less uncertainty than when students walked along the line XY. Explain one reason why this is suitable suggestion. कि बच्चे को खड़ा करने के बजाय बेहतर है वहां पर एक माइक लगाकर और वो लगा दो, ऑसिलोस्कोप लगा दो। रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है? देखो, हर बंदे का जजमेंट लेवल डिफरेंट है। कोई बंदे के लिए हार्ड अलग होगा, किसी बंदे के लिए क्वाइट अलग होगा। तो इट विल बी हार्ड फॉर अ पर्सन टू जज व्हेन द साउंड इज क्वाइट और साउंड इज लाउडेस्ट। दिस इज 1 मार्क। 1 नंबर तो आपको इधर ही मिल जाना है कि जजमेंट बहुत मुश्किल है। ह्यूमन जजमेंट, ह्यूमन नहीं बता सकता। कोई एक एक बंदा है जो ऊंचा सुनता है, उसको क्या बोलेंगे आप? उसको तो लाउड अचीव ही नहीं हुआ। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? क्लियर? दूसरी अहम बात कि उससे ऑसिलोस्कोप से एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? क्लियर? तो 2 पॉइंट्स आओ, दोनों को लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? पहला तो हमारा पॉइंट क्या कि इट इज डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, इज इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू जज। ठीक है, व्हेन द यार when the sound is quietest or loudest। क्लियर? दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो हमने ये लिख दिया, दूसरा क्या है? एंड इट इज more accurate to measure the amplitude amplitude लिख लो आगे, दोगे देन बाय अ पर्सन क्लियर है? आ रही बात समझ में?